वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स सेमिस्टर 4 को। ओके, जैसा कि हमें पता है सेमिस्टर 4 में जो है हर एक पेपर 40 मार्क्स का होगा और हर एक पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी इसमें हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का होगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेमिस्टर 4 में यूनिट 1 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसका जो पहला चैप्टर है यानी वेक्टर्स को। ओके, वेक्टर्स में जो है टोटल 5 मार्क्स आएगा, 5 मार्क्स। अब ये 5 मार्क्स कैसा आएगा, एक आएगा 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक आएगा 3 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, तो आज की इस वीडियो में जो है हम वेक्टर के जो भी है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर, एक है वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और एक है वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है स्केलर्स और वेक्टर्स। हमने क्लास 9 फिजिकल साइंस में ही पढ़ा है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी हमने क्लास 9 में पढ़ा है सेम चीज़ें यहाँ पर, जस्ट उसका हमें मैथमेटिकल फॉर्म में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें पता है स्केलर का मतलब क्या होता है, मैंने बहुत ब्रीफली शॉर्ट में इसको लिखा है। ठीक, स्केलर का मतलब ऐसा क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हमें पता है जैसे मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर वगैरह वगैरह होता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज़ होना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल में क्या होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, वेट है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल आप ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स बोलते हैं 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन अगर हम फोर्स बोलते हैं तो यहाँ पर जो अगर हम लिखेंगे 5 न्यूटन अगर हम लिखते तो ये जो 5 है जो कि एक नंबर है, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। ओके, और फिर उसका एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा किसी एक डायरेक्शन पे होता, तो जिस डायरेक्शन पे होगा वो तो हमें पता है, तो इसलिए फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, अगर हम वेलोसिटी बोलते हैं, फॉर एग्जांपल किसी बाइक का अगर वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो 80 है जो कि एक नंबर है, ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और जिस डायरेक्शन में फिर वेलोसिटी होगा वो उसका डायरेक्शन होगा। ओके, तो अब आते हैं मैथमेटिक्स में हम लोग वेक्टर को किस तरह से लिखते हैं। तो मैथमेटिक्स में वेक्टर को आमतौर पे जो है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब इस तरह का लाइन, कि किस तरह का लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन, और इसमें एक एरो बना होगा। ठीक है, ये एरो क्या करेगा, उसका डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ पे जिस तरह हम देख रहे हैं ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है कि इसका डायरेक्शन हम देख रहे हैं ए से बी के तरफ है। ओके, अब ये जो है ए इस जिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये किस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन बी के तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, और ये जो है इसको बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। ओके, और इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, इस टाइप से ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर में इस तरह से एक एरो बनाएंगे, यानी इसका डायरेक्शन ए से बी के तरफ है। ठीक है, या फिर इसको सिंगल एक अल्फ़ाबेट से भी, स्मॉल लेटर में भी इस तरह डिनोट कर सकते हैं इस वेक्टर को, कि जिस तरह एक सिंगल लेटर ए हमने यूज किया स्मॉल लेटर और उसके ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है, तो इस टाइप से भी हम किसी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद अब हम आते हैं कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, या उसको मॉडुलस भी कहा जाता है, वो क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर बोलेंगे इसको, ए बी वेक्टर जो है इज़ द लेंथ ए बी। जो ए बी एक वेक्टर है तो इसका जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, इस लेंथ को बोला जाएगा उसका मैग्नीट्यूड या उसका मॉडुलस। ओके, एंड इज डिनोटेड बाय मॉड ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर लिखेंगे और इस तरह से इसका, जिस तरह हमें पता है रियल नंबर्स में जो मॉडुलस हम लोग लिखते हैं इसी टाइप से, तो इस तरह लिखेंगे ए बी मॉड। ठीक है, या फिर इस तरह अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ए वेक्टर का ये मॉड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड को समझाने के लिए इस तरह से लिखा जाता है किसी वेक्टर का। मैग्नीट्यूड इज ए स्केलर क्वांटिटी,
क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है ये स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 20 किलोमीटर अगर वेलोसिटी है तो 20 जो है वो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो 20 है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो स्टूडेंट आगे हम जो भी हिसाब बनाएंगे वहाँ किसी भी वेक्टर को समझाने के लिए हम लोग इस तरह का लाइन सेगमेंट यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, उन टाइप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नल और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ये किसको बोलते हैं? तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होता है, ठीक। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर सेम, दैट मीन्स अगर ए से शुरू हुआ तो ए पर ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वेक्टर को हम कहेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, जीरो लिखकर उसके ऊपर एरो, ये हो गया जीरो वेक्टर, ओके। तो जो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कोई खास डायरेक्शन नहीं होगा, इसलिए नो डेफिनेट डायरेक्शन होगा, ठीक है। या अनडिफाइंड भी बोला जाता है, अनडिफाइंड डायरेक्शन, क्योंकि जीरो वेक्टर जो है वो एक पॉइंट के जैसा ही यूज होगा। इसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन डायरेक्शन इसमें है, वरना डायरेक्शन नहीं होगा तो इसको तो वेक्टर नहीं बोला जाएगा, लेकिन डायरेक्शन है, लेकिन किस तरफ है वो हम लोग डेफिनेट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये हो गया नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, और इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, ठीक, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर जो है इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए कैप। मान लीजिए ए एक वेक्टर है, तो किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। यूनिट वेक्टर जो होगा किसी एक वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए ए एक वेक्टर है, तो इसके डायरेक्शन में, ये जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर हम लेते हैं तो उसको ए कैप से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है, यानी ए का यूनिट वेक्टर। और इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ए कैप इक्वल टू ये वेक्टर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे इसके मॉडुलस से या इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे इसी वेक्टर के। तो ये जो काउंट को आएगा ये एक वेक्टर ही आएगा, और ये वेक्टर जो है वो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। इस तरह अगर बी वेक्टर है तो बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मॉडुलस या बी का मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। हम लोग यूनिट वेक्टर का एग्जाम्पल भी आगे देखेंगे। इसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर से समझ में आ रहा है जब दो वेक्टर इक्वल होगा। तो इक्वल वेक्टर के यहाँ पे डेफिनेशन में ये है कि उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ओके, तब जाकर इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल कब होगा? यानी दैट इज ए इक्वल टू बी, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इफ मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड सेम होगा, एंड ए एंड बी आर कोलिनियर और पैरेलल। ए और बी होगा दोनों कोलिनियर या पैरेलल होगा। तो ये आगे हम अभी पढ़ेंगे कोलिनियर किसको बोलते हैं और पैरेलल किसको बोलते हैं। कोलिनियर और पैरेलल का मतलब ही होगा एक ही डायरेक्शन वाला, ठीक है, एक ही डायरेक्शन वाला, सेम डायरेक्शन वाला। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर कब बोलते हैं? जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का एक मल्टीपल हो, स्केलर मल्टीपल, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर, तब बोला जाएगा उनको पैरेलल। मान लीजिए ए और बी दो वेक्टर हैं, तो इनको पैरेलल कब बोलेंगे? जब ये ए जो है इक्वल टू एम इंटू बी होगा, जहाँ पर ये जो एम है ये एक स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, यानी ये एम जो है एक स्केलर है और वो अगर बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और इक्वल टू ए होगा तो बोलेंगे ए और बी क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। ये जो जहाँ पे एरो बना रहेगा वो समझिएगा वेक्टर है, और जिसमें एरो नहीं है वो क्या है, स्केलर है, यानी कोई नंबर है, ओके। तो ए वेक्टर इक्वल टू
एम इंटू बी वेक्टर, दैट मीन्स ए एंड बी आर पैरेलल। ये हो गया पैरेलल होने का कंडीशन। इसको ऐसे भी हो सकता है कि बी इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर, वो भी हो सकता है, तब हम बोलेंगे बी और ए पैरेलल, वो भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स हम बोलते हैं जब दो या दो से ज़्यादा वेक्टर एक ही लाइन पर हो, जैसे हमें पता है कोलिनियर का मतलब। तो वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम लाइन और पैरेलल लाइंस। अच्छा, यहाँ कोलिनियर का एक और मीनिंग होता है कि सिर्फ ए सेम लाइन पर होना ही को कोलिनियर नहीं बोलते हैं, बल्कि पैरेलल लाइंस में भी अगर है तो उनको कोलिनियर बोला जाएगा, ठीक। यानी पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स दोनों सिनोनिमस है, यानी सेम ही है, ठीक है, एक दूसरे का सेम ही है। पैरेलल वेक्टर भी कोलिनियर बोल सकते हैं और कोलिनियर वेक्टर को भी पैरेलल हम बोल सकते हैं। ये तो कोलिनियर का हमें पता है, जैसे एक वेक्टर है और इसी लाइन पे दूसरा वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फिर हम बोलेंगे और भी आपस में क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो पैरेलल में अगर इस टाइप से हम लिखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर, तो ये भी कोलिनियर बोला जाएगा, ठीक। तो ये हो गया पैरेलल और कोलिनियर। नेक्स्ट आते हैं कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पर। तो मान लीजिए तीन वेक्टर या तीन से ज़्यादा वेक्टर है, थ्री और मोर वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर है। मान लीजिए एक प्लेन है, इस पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पर है, ठीक है। या अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसे दूर पे भी हो सकता है, इस टाइप से भी सी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। मैंने एक ही जगह से दिखा दिया तीनों को, तो भी बोलेंगे तीनों कोप्लानर है क्योंकि एक ही प्लेन पर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, यानी नेगेटिव वेक्टर बोले या किसी वेक्टर का नेगेटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, किसके कहेंगे कि नेगेटिव वेक्टर मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। यानी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट अगर हो जाता है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए इज़ डिनोटेड बाय माइनस ऑफ ए वेक्टर, यानी ए अगर वेक्टर है तो इसका नेगेटिव मतलब माइनस ए वेक्टर। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट होगा, ओके। इस तरह से ऐसे मान लीजिए ए बी एंड बी ए हैव सेम मैग्नीट्यूड, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्यों, क्योंकि ए से लेके बी तक का जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड है और बी से लेके ए का जो लेंथ होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, क्यों, ये ए से बी के तरफ है और ये बी से ए के तरफ है। तो ये दोनों हो गया एक दूसरे का क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर हो गया। तो जब नेगेटिव वेक्टर हो गया तो इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। जब माइनस ऑफ बी ए बोलेंगे तो अब बी ए का नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स अपोजिट, फिर से ए बी आ जाएगा, तो इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर में हम क्या जोड़ घटाव सभी ये कर सकते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, यानी वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए जब दो वेक्टर जो है अगर पैरेलल होता है तो फिर उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है सेम उसी तरह से होता है जैसे अलजेब्रा में होता है, ठीक है, सिंपल होता है। बट मान लीजिए दो वेक्टर ऐसा है जिसका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो फिर उनका एडिशन उनका सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जो तरीका, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये जान लें, दो वेक्टर अगर हैं, जैसे हम लोग दो नंबर को अगर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक नंबर ही मिलेगा। इसी तरह से दो वेक्टर को अगर हम ऐड करते हैं या उसका डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो मिलेगा रिजल्ट, वो रिजल्ट भी एक वेक्टर ही होगा, ठीक है। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज ए वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ोगे तो एक वेक्टर ही मिलेगा, दो वेक्टर को माइनस करोगे तो भी एक वेक्टर ही मिलेगा, ओके, ये एक पॉइंट याद रखना है। तो आइए देखते हैं एडिशन कैसे होता है वेक्टर का। तो मान लो कि ओ एक पॉइंट है, ओके, और ओ से लेकर एक तक ये लाइन सेगमेंट है, इसको हमने ए वेक्टर ए माना, ठीक है। लेट ओ ए वेक्टर मीन्स ए वेक्टर, ठीक, ओ ए। तो ये एक लाइन से समझाया हमने ए वेक्टर को, और एक दूसरा वेक्टर है ए सी, ए सी एक दूसरा वेक्टर है, इसको हमने बी इस तरह ए सी से समझाया, ठीक है, बी वेक्टर को, ओके। तब इन दो वेक्टर को अगर हम जोड़ते हैं यानी ए और बी को अगर हम सम करेंगे देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा,
दैट मीन्स ए वेक्टर ए मीन्स ओ ए लाइन सेगमेंट है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और बी मतलब ए सी, ओ ए प्लस ए सी। तो ओ ए प्लस ए सी क्या होगा, जब इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, और वो वेक्टर क्या होगा, ये जैसे ओ से स्टार्ट हुआ इनिशियल पॉइंट और ए पे ख़त्म हो रहा है, फिर ये ए से शुरू होकर सी पे ख़त्म हो रहा है, तो इनका जो ऐड करके आएगा वो ओ से स्टार्ट होगा सी पे ख़त्म होगा, यानी ये वाला लाइन होगा, ये लाइन होगा, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करके जो आएगा ये लाइन होगा। दैट मीन्स ये वाला ओ ए प्लस ए सी होगा ओ सी, यानी इसका ओ लेंगे इसका सी लेंगे, ठीक है, ओ सी। तो ये जो ओ सी आया ये हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर का सम, ठीक है। और इस तरह करने से क्या आ गया, ये क्या आ गया, एक ट्रायंगल जैसा बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर के एडिशन का ट्रायंगल लॉ, इस तरह से, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर इसका डायरेक्शन इधर है इसका डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों वेक्टर को जब ऐड करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसका डायरेक्शन होगा ओ से सी के तरफ होगा, ओके। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मान लो कि लेट ओ ए एक वेक्टर है एंड ए बी एक वेक्टर है बी, ओके। ओ ए ये वाला वेक्टर हो गया ए वेक्टर है ए लाइन, और ए बी हो गया वेक्टर बी। तो अगर हम इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर पी, तो सब्ट्रैक्शन को जो है एडिशन के टर्म में ही डिफाइन करते हैं, यानी सब्ट्रैक्शन को हम लिखेंगे इस तरह से एडिशन के तौर पे, वेक्टर ए फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ऑफ माइनस बी लिखेंगे, बी वेक्टर, ठीक है। यानी इस तो कर सकते हैं प्लस माइनस माइनस होगा, यानी वेक्टर ए और बी का जो नेगेटिव वेक्टर है उन दोनों का आपस में अगर सम करेंगे तो उसी को बोला जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन, ओके। अब इन दोनों का सम क्या होगा, तो ए मीन्स ये लाइन हो गया ओ ए, और माइनस ऑफ बी मीन्स ए बी लाइन से ए बी हो गया डायरेक्टेड लाइन ए बी, माइनस ऑफ ए बी, तो जैसे ए बी का डायरेक्शन ए से बी के तरफ है, तो माइनस ऑफ ए बी का डायरेक्शन किधर होगा, इसका ऑपोजिट होगा, इधर होगा। तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा इधर लेंगे, तो ये इसका नया नाम दे देते ए सी, ठीक है। माइनस ऑफ ए बी का नाम क्या दिया, ए सी। ये हो गया बी, तो ये हो गया माइनस बी, इधर हो गया इसका डायरेक्शन। अब मैग्नीट्यूड दोनों का तो सेम होगा। तो अब ये जो आ गया सी पे, तो इन दोनों का अब करेंगे ओ ए प्लस ए सी, तो अल्टीमेटली क्या आएगा ओ सी, यानी ओ से सी के तरफ। ये वाला जो वेक्टर होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होगा, इनका सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, यानी ओ सी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हो गया इसका इन दोनों वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब आते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर का जो एडिशन होता है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ में पता है कि दो वेक्टर अगर हम लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इक्वल टू अगर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये हो गया कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। ए बी और बी प्लस ए दोनों सेम होगा। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तीन वेक्टर लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहले इनका एडिशन करेंगे फिर प्लस वेक्टर सी करेंगे, तो ये इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इनका पहले एडिशन करेंगे उसके बाद ए के साथ एडिशन करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो ये दोनों लॉ वेक्टर एडिशन क्या करता है, फॉलो करता है, ओके। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। कि कोई एक वेक्टर लिया और एक स्केलर लिया, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा। तो मान लीजिए ए एक वेक्टर है, लेट ए बी ए वेक्टर एंड एम बी ए नॉन जीरो स्केलर, और एम जो है एक नॉन जीरो स्केलर है। नॉन जीरो मीन्स ये जीरो नहीं होगा, और स्केलर मतलब जो है कोई भी नंबर होगा, ठीक है, जबकि वेक्टर नहीं होगा, ठीक। तो m के साथ a को बस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इंटू वेक्टर a, ये वाला जो टर्म आया इसी को बोल रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, ठीक। अब ये जो है वेक्टर है और ये स्केलर है, कोई नंबर है, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, ये वेक्टर होगा ना स्केलर होगा। तो किसी वेक्टर को अगर हम किसी नंबर से या स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। सो m इंटू ए वेक्टर इज ए वेक्टर, ठीक है, हुज मैग्नीट्यूड इज m टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए का जो भी मैग्नीट्यूड होगा उसमें अगर हम m इंटू करेंगे तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये ए के मैग्नीट्यूड का कितना हो गया, m टाइम्स हो गया, m गुना हो गया, है ना। और डायरेक्शन लेकिन दोनों का सेम होगा, नहीं सॉरी,
डायरेक्शन डिपेंड करेगा किस पे, डायरेक्शन ऑफ m इंटू ए वेक्टर सेम होगा एज वेक्टर ए इफ़ m ग्रेटर देन 0, यानी m अगर पॉजिटिव है तो इसका जो डायरेक्शन होगा ए का डायरेक्शन दोनों का सेम होगा, और अगर m नेगेटिव आ गया एंड ऑपोजिट होगा डायरेक्शन इफ़ m लेस देन 0, यानी अगर m नेगेटिव नंबर आ गया तो फिर उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमने लिखा 5a, तो 5a जो है a का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे 5 गुना ज़्यादा होगा, और इसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा। क्यों? a का डायरेक्शन, क्योंकि 5 जो पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन अगर हमने -5a लिखा तो -5a का जो मैग्नीट्यूड है वो a से 5 गुना तो ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट तरफ होगा। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। जैसे किसी एक वेक्टर के साथ अगर 1 इंटू करेंगे, 1 तो स्केलर है तो क्या आएगा, वेक्टर ए ही आएगा, ठीक है। और किसी वेक्टर के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0 वेक्टर आएगा, 0 नहीं होगा, 0 वेक्टर आएगा। क्यों? वेक्टर के साथ किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो ये तो 0 आएगा इंटू करके, लेकिन ये भी वेक्टर ही होगा, ठीक है, ये 0 वेक्टर होगा। ओके, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देखें प्रॉपर्टीज़ क्या है। मान लीजिए 2 वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और 2 स्केलर हैं लेकिन नॉन जीरो स्केलर है m और n, तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। क्या है, m स्केलर है, -a वेक्टर है नेगेटिव वेक्टर, इंटू करेंगे तो इस तरह होगा इक्वल टू -m इंटू वेक्टर है, यानी माइनस को पहले लिख कर दिया, या ऐसे कर सकते हैं माइनस को पहले लिखा और m और a को साथ में इंटू कर दिया, ये भी हो सकता है। ये तीनों सभी बराबर है। -m के साथ माइनस वेक्टर a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m इंटू वेक्टर a होगा। नंबर 3, m इंटू वेक्टर m इंटू n इंटू वेक्टर a, यानी m और n क्या हो गया, स्केलर हो गया, नंबर हो गया, और उसके साथ वेक्टर a इंटू हो रहा है, तो एम एन साथ में आ जाएगा दोनों स्केलर, और उसके बाद होगा वेक्टर a इंटू में, या फिर n को पहले कर दिया बाद m को अंदर कर दिया, m इंटू वेक्टर a, ये भी हो सकता है। ये सभी बराबर है। मान लीजिए वेक्टर a है और बाहर में 2 स्केलर आपस में प्लस से m प्लस n इंटू वेक्टर a, तो क्या होगा, m इंटू वेक्टर a प्लस n इंटू वेक्टर a, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। उसके बाद मान लीजिए m एक स्केलर है और अंदर में 2 वेक्टर आपस में ऐड है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो क्या होगा, m इंटू वेक्टर a प्लस m इंटू वेक्टर b होगा। ओके, लास्ट में है, अगर मान लीजिए इस तरह से एक स्केलर m इंटू वेक्टर a प्लस स्केलर n इंटू वेक्टर b इक्वल टू अगर 0 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ये 0 है तो यहाँ पर से ये कब पॉसिबल है, ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब m और n दोनों आपस में 0 होगा। ओके, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये वेक्टर होगा। क्यों होगा, क्योंकि m स्केलर है, a वेक्टर है, तो इनका इंटू करेंगे, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर दोनों का ऐड करने से वेक्टर ही आएगा। तो मान लीजिए 2 वेक्टर हैं आपस में ऐड करने से 0 वेक्टर आया, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब m और n क्या होगा, आपस में दोनों ही इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्केलर है। और लास्ट है, अगर a और b जो है कोलिनियर कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ वेक्टर a इक्वल टू m इंटू वेक्टर b होगा, यानी इनका स्केलर मल्टीपल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। कोई एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, इसको पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में p.v लिखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए लेट o बी द ओरिजिन, o ओरिजिन है, ठीक है, एंड p बी एनी फिक्स पॉइंट, और मान लीजिए p कोई फिक्स पॉइंट है। ओके, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये जो पॉइंट p इसका पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू o के हिसाब से क्या होगा, इज़ द वेक्टर OP। तो ये जो वेक्टर होगा o से p, ये वाला जो वेक्टर होगा OP, इसी को बोला जाएगा p का पोजीशन वेक्टर o के रेस्पेक्ट में, ठीक है। दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ p मीन्स OP वेक्टर। ओके, इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ q क्या होगा, OQ। पोजीशन वेक्टर ऑफ r क्या होगा, OR, है ना, o जो होगा वो ओरिजिन होगा, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। लेट
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पी एंड क्यू। चूँकि हम लोग जैसे एक वेक्टर ओ पी है तो इसको शॉर्ट में छोटा में इस तरह भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये दो पोजीशन वेक्टर है किसका, दो पॉइंट का, ए जो है वो पी पॉइंट का है और बी जो है वो क्यू पॉइंट का है, रेफर टू द ओरिजिन ओ ओरिजिन के हिसाब से। जैसे ये वाला मान लीजिए ओरिजिन ओ है, ओ पी जो हो गया वेक्टर है और ओ क्यू जो हो गया ये वेक्टर, सॉरी ये बी होगा, ये वेक्टर बी है। मान लीजिए दो वेक्टर है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हमें क्या पता है, ओ पी प्लस पी क्यू क्या होगा, ओ क्यू होगा, है ना, क्योंकि ओ से पी और या पी से क्यू है तो क्या होगा, ओ क्यू हो जाएगा। अब वैल्यू अगर बैठा है यहाँ से अगर हम पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू बराबर क्या होगा, तो ओ क्यू इधर आ जाएगा तो माइनस ओ पी हो जाएगा, ठीक है। तो ओ क्यू मतलब बी वेक्टर और ओ पी मतलब ए वेक्टर। तो पी क्यू बराबर क्या आएगा, यानी ये जो पी क्यू है ये पी क्यू क्या आएगा, पी क्यू मीन्स बी माइनस ए, है ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर है। तो बी मतलब किसका पोजीशन वेक्टर है, क्यू का। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस ए मतलब क्या, ए का पी का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। दैट मीन्स ये एक फॉर्मूला आ रहा है पोजीशन वेक्टर से कि कोई अगर वेक्टर पी क्यू है तो इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, पहले लिखना होगा हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू यानी सेकंड वाला पहले, फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक। तो पी क्यू मीन्स हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो। मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है और उसके बीच में कहीं पर भी कोई एक पॉइंट है आर, तो इस आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस आर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जो कि इस लाइन को एक खास रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं हम लोग लेट वेक्टर ए मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी का पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है। अब पी का पोजीशन वेक्टर ए मीन्स एक्चुअली में पी का पोजीशन वेक्टर जो हम लोग कहाँ से पकड़ेंगे, ओरिजिन से पकड़ेंगे। तो ओरिजिन से अगर इसका पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ पी, है ना, क्या होगा पोजीशन वेक्टर ओ पी होगा। इसी ओ पी को हम लोग ए मान रहे हैं, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए कि हम ए वेक्टर को क्या मान रहे हैं, पी का पोजीशन वेक्टर, दैट मीन्स ए मीन्स हो जा रहा ओ पी, ठीक है। तो वो सब नहीं लिख रहे, जस्ट समझिए कि हर एक पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है, ये आपको समझ लेना है। तो ए को मान लेते हैं पी का पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, बी वेक्टर को क्या मान रहे हैं, क्यू का पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, और सी जो है ये सी होगी आर का पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स पी क्यू लाइन सेगमेंट इंटरनली मीन्स अंदर में है पॉइंट, पी क्यू के अंदर में है कहीं पर पॉइंट आ रहे हैं इंटरनली इन द रेशियो एम इज टू एन। और ये जो पी क्यू लाइन सेगमेंट में जो ये आर पॉइंट है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एम इज टू एन के रेशियो में, ठीक है, एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देन ये जो सी है जो कि इस पॉइंट सी का आर का जो ये पोजीशन वेक्टर है सी, तो सी वेक्टर इक्वल टू होगा इस तरह से, जैसे इसको इस तरह लिखेंगे एम इंटू बी होगा, यानी एम के साथ क्यू वाला इंटू होगा क्यू का पोजीशन वेक्टर, एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए, एन के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ये हो गया आर का पोजीशन वेक्टर, ठीक, आर का पोजीशन वेक्टर जो कि एक लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली किस रेशियो में, एम इज टू एन के रेशियो में, ओके। अब यहाँ पे कुछ नोट करेंगे, नोट क्या है, इफ़ आर इज़ द मिड पॉइंट, अगर आर मान लीजिए बीच में है एकदम मिडिल में है तो एम और एन क्या हो जाएगा आपस में सेम हो जाएगा और ये आर बन जाएगा मिडिल पॉइंट, तो एम इक्वल टू एन हो जाएगा। देन जो आर का पोजीशन वेक्टर होगा जो कि सी है वो क्या होगा, तो एम और एन अगर सेम पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेके अगर काट देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, यानी दोनों वेक्टर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके मिडिल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ओके। इफ़ आर डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो एम इज टू एन, मान लीजिए अब ये जो आर है वो पी क्यू के अंदर में नहीं बल्कि बाहर में पॉइंट, जैसे ये मान लीजिए पी क्यू है, पी यहाँ पर है, यहाँ पे क्यू है, और ये लाइन इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये बाहर में है आर,
तब आर का जो पोजीशन वेक्टर होगा सी वो क्या होगा, तो इस टाइप से होगा, यानी कि पी से लेके आर तक ये रेशियो होगा एम, और क्यू से लेके आर तक वो होगा रेशियो एन। तो एम इंटू बी होगा, माइनस हो जाएगा एन इंटू ए डिवाइडेड बाई एम माइनस एन होगा, ठीक है, क्योंकि एम बड़ा है एन छोटा है। तो यहाँ पे जस्ट इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या है, दोनों जगह प्लस होगा, यहाँ दोनों जगह क्या होगा, माइनस होगा। ये कब होगा, जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है, और ये कब होगा, जब इंटरनली डिवाइड करता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट माने उसका अलग अलग पार्ट्स। मान लीजिए आर एक वेक्टर है जिसको हमने इस तरह लिखा, स्केलर एक्स इंटू वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी, ठीक है। तो एक्स और वाई ये दोनों स्केलर है क्योंकि इसमें वेक्टर का कोई निशान नहीं है, ठीक है। तो आर वेक्टर को हमने लिखा एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू बी वेक्टर, ठीक है। देन एक्स इंटू वेक्टर ए एंड वाई इंटू वेक्टर बी, ये जो दोनों पार्ट हैं आर कॉल्ड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तब ये दोनों जो पार्ट को हम लोग बोलेंगे आर का वेक्टर कंपोनेंट, ओके, क्योंकि ये भी तो एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। तो ये दोनों पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, आर का वेक्टर कंपोनेंट, ओके। और इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ये वाला जो कंपोनेंट है ये किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में, और ये जो कंपोनेंट है वो किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर कंपोनेंट। एंड एक्स एंड वाई आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर एलोंग ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। और ये जो सिर्फ एक्स और वाई है इन दोनों को बोलेंगे हम लोग क्या, स्केलर कंपोनेंट आर का, ठीक है। आर का स्केलर कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में और बी के डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन 2D या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन है ना, ओ एक्स और वाई एक्सिस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 2D कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसमें अगर हमको एक पॉइंट लेते हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, देखें। लेट पी एक्स कोमा वाई बी ए पॉइंट इन 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन। मान लीजिए एक पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, तो हमें पता है ये वाला पार्ट एक्स होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसको अगर हम आर वेक्टर मान लेते हैं, आर वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओ ओरिजिन है, ओरिजिन के हिसाब से इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा, ओ से पी तक, ओ पी, जिसको हमने आर मान लिया, ठीक है। तो ये जो ओ पी होगा जिसको हम लोग आर कह रहे हैं वेक्टर, ये क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरह से लिखा जाता है। अब एक्स और वाई तो ये आई और जे, इसके ऊपर आप क्या देख रहे हैं, कैप देख रहे हैं। तो ये आई और जे क्या है, हेयर आई कैप एंड जे कैप आर क्या है, यूनिट वेक्टर्स एलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई रेस्पेक्टिवली। ये जो आई और जे देख रहे हैं ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। किस तरफ यूनिट वेक्टर है, आई जो है वो एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ओ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस के तरफ, और जे जो है वो यूनिट वेक्टर है किसके तरफ, वाई एक्सिस के तरफ, इस तरफ ओ वाई के तरफ, ठीक है। तो हमें जैसे ये पता है ये कितना होता है, एक्स होता है, तो एक्स इंटू आई हो जाएगा। और ये जो है ये क्या है, जे है, ये वाला पार्ट वाई है, तो वाई इंटू जे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इस वेक्टर का एक्स आई ये क्या हो गया, एक्स आई वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर एलोंग ओ एक्स, और वाई जे क्या हो गया, इसका वेक्टर कंपोनेंट हो गया किसके तरफ, ओ वाई की तरफ, यानी वाई एक्सिस के तरफ। और एक्स और वाई क्या हो गया, इसका स्केलर कंपोनेंट हो गया, एक्स क्या हो गया, स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर, और वाई क्या हो गया, इसका वेक्टर स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर। अच्छा, आर वेक्टर जो है इसका मॉडुलस क्या होगा या मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, इसको इस तरह से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर और वी इक्वल टू ये होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। क्यों होता है, क्योंकि जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो जैसा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है, तो इसका जब हम लोग ये करेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे तो एक्स आई का होल स्क्वायर होगा, और आई क्या यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसका मॉडुलस हो गया, वेक्टर आर का।
ओके, यानी पी का पोजीशन वेक्टर का मॉडुलस हो गया। एंड यूनिट वेक्टर ऑफ आर, आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर कैप होगा। जैसे मैंने यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बताया था क्या होता है, एस आर का यूनिट वेक्टर यानी आर कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर आर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे इसके मॉडुलस से। ठीक है, तो वेक्टर आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको बोला जाएगा आर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, आर कैप से। ठीक इसी तरह से जिस तरह हमने 2D प्लेन पे देखा, उसी तरह 3D प्लेन पे भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कोई एक पॉइंट P है जिसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या, एक्स वाई और जेड है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ओ से ओरिजिन से, इसको हम लोग आर वेक्टर मान लेते हैं। तो फिर आर वेक्टर इक्वल टू होगा इस तरह से, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये आई जे और के क्या है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है किस किस डायरेक्शन में, आई जो है वो एक यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, सॉरी यहाँ मैंने रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पे आई होगा, इधर जे होगा। ठीक है, आई जो है वो यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, जे यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, और के जो है यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। ओके, इसका अब आर का मॉडुलस क्या होगा, आर का मॉडुलस होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और आर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक इसी तरह से जैसे अभी आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, दैट मीन्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर 3D प्लेन में। अब जो लास्ट पॉइंट हम जानेंगे वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि एक वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या है, कोसाइन में कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान लीजिए एक वेक्टर है, एक पॉइंट है P एक्स वाई जेड 3D प्लेन में। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। ओके, अब ये जो OP जो है पोजीशन वेक्टर OP यानी दैट मीन्स वेक्टर आर जो है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, 3 एंगल है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो ये जो अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, अगर हम इन तीनों का कोस थीटा ले लेते, दैट मीन्स कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, तो ये तीनों को ही बोला जाता है इस वेक्टर आर का डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा को क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, और इनको डिनोट कैसे कहते हैं, डिनोट करते एल एम और एन से। दैट मीन्स एल मतलब होगा कोस अल्फा, एम मतलब होगा कोस बीटा और एन मतलब होगा कोस गामा। ओके, अब अगर इस वेक्टर आर को हम इस तरह से लिखेंगे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस टाइप से अगर हम लिखेंगे, तो इसका जो और इसका जो मॉडुलस है उसको अगर हम सिर्फ सिंपल आर लिखेंगे तो आर मीन्स ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हम वहाँ से देखेंगे तो कोस अल्फा बराबर आएगा एक्स बटा आर होगा। एक्स बटा आर मीन्स आर मतलब ये वाला इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, या मॉडुलस, और ये हो गया आर वेक्टर, और ये हो गया सिर्फ इसका मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड। तो एक्स बटा आर अगर हम देखेंगे तो आएगा कोस अल्फा, वाई बटा आर करेंगे तो आएगा कोस बीटा, और जेड बटा आर करेंगे तो आएगा कोस गामा। यहाँ से अगर हम कोस अल्फा की जगह एल लिखेंगे, इसके जगह एम लिखेंगे, इसके जगह में एन लिखेंगे, फिर यहाँ इंटू करेंगे तो एक्स इक्वल टू आएगा एल आर, वाई इक्वल टू आएगा एम आर, और जेड इक्वल टू आएगा एन आर। मैंने उल्टा लिख दिया था, मैंने डायरेक्ट पहले इसको लिखा था, लेकिन इसको बताना ज़रूरी था कि x इक्वल टू आएगा एल इंटू आर। एल हो गया कोस अल्फा और आर हो गया ये मैग्नीट्यूड, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक नोट हम समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो एक्स मीन्स आ रहा एल आर, वाई इक्वल टू आ रहा एम आर, और जेड आ रहा जेड आ रहा है एन आर, सॉरी। ठीक है, एल एम और एन क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, और आर क्या है, आर है मैग्नीट्यूड।
तो एक्स और वाई जेड का वैल्यू ये सभी आ गया। ओके, अब ये जो 3 वैल्यू आ रहा है एल आर, एम आर और एन आर, ये क्लियरली हम देख सकते हैं एल आर, एम आर और एन आर का अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये तीनों में से आर 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 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा एल इज टू एम इज टू एन, यानी डायरेक्शन कोसाइन आ गया। ठीक है, तो ये जो 3 क्वांटिटी है एल आर, एम आर आर, एन आर, ये प्रोपोर्शनल हो गया। किसके साथ प्रोपोर्शनल हो गया? डायरेक्शन कोसाइंस के साथ, यानी एल एम और एन के साथ। तो ये जो 3 क्वांटिटी एल आर, एम आर और एन आर, ये इन तीनों का क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में DRS बोलते हैं। ठीक है, किसका? वेक्टर आर का। तो जैसे अगर डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन है तो उसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा जस्ट इन तीनों का कोई मल्टीपल होगा, जैसे एल आर हो गया, एम आर हो गया, एन आर हो गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है इफ़ ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है किसी वेक्टर आर का, देन ये जो डायरेक्शन रेशियो है वो एल का ही कोई मल्टीपल है। ठीक है, जैसे ये इक्वल, तो इसलिए ये दोनों क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तो ए बाई एल इक्वल टू बी बाई एम इक्वल टू सी बाई एन होगा। ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो है, और एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। ओके, एक और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन रेशियो होता है एल एम और एन, यानी कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इन तीनों का अगर हम होल स्क्वायर करके इनको आपस में ऐड करते तो इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ? हाउ? तो जैसे हमें पता आर का वैल्यू क्या था? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि वेक्टर आर का क्या था? मॉडुलस था या मैग्नीट्यूड था। तो अगर हम उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? रूट हट जाएगा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर। एक्स मीन्स क्या था? एल आर, जो कि मैंने अभी भी बताया यहाँ पे कि एक्स मीन्स एल आर, वाई मीन्स एम आर और जेड मीन्स एन आर। तो फिर ये वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट किया, होल स्क्वायर को अगर यहाँ तोड़ा तो क्या आ गया? आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल, तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 हो गया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ गया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डायरेक्शन कोसाइन को चेक करने का ये तरीका है कि ये तीनों का स्क्वायर करके अगर हम ऐड करते तो 1 होना चाहिए, तब बोलेंगे उनको डायरेक्शन कोसाइन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज। अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो हो किसी वेक्टर आर का तो फिर उसका डायरेक्शन कोसाइन होगा, वो होगा आइदर इस टाइप होगा ए बी, ये तीनों, या फिर इन तीनों का नेगेटिव होगा। क्यों? ए बी सी अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो ए डिवाइडेड बाई ये क्या है? ये हो गया आर, आर का वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। ये तीनों क्वांटिटी जो आएगा ये होगा उसका डायरेक्शन कोसाइन, यानी ये हो गया एल, एम और एन। ओके, या फिर इनका नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव, ये तीनों हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, उसका क्या? डायरेक्शन कोसाइन। तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन रेशियो दे दिया रहेगा और कहा जाएगा डायरेक्शन कोसाइन मालूम करें, तो हम इस तरह से करेंगे, ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट करेंगे। ओके, बी डिवाइडेड बाई ए करेंगे, सी डिवाइडेड बाई ए करेंगे। अच्छा, जैसा कि हमें पता है कि जैसे मान लीजिए कि वेक्टर आर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये जो तीनों पार्ट था, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो तीनों पॉइंट था एक्स वाई और जेड, ये तीनों क्या है? एल आर, एम आर और एन आर, और यही तीनों क्या है? उसका डायरेक्शन कोसाइन है। दैट मीन्स एक्स वाई और जेड ही क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन बन जाए, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि अगर ये कोई वेक्टर लिखा रहेगा इस टाइप से, तो ये जो तीनों पार्ट यही हो गया एक्स, वाई और जेड, और यही तीनों क्या होता है? उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। और जब ये डायरेक्शन रेशियो मिल गया ए बी सी, तो फिर हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। तो ये हम लोग आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो फॉर वेक्टर चैप्टर। ओके।